इमॉर्टल्स की दुनिया से उठती एक नई चिंगारी। ऊंचे ऊंचे बादलों के महलों में क्लाउड एम्परर किंग यान का नाम गूंजा करता था, लेकिन वहाँ की चमक अब उसे फीकी लगने लगी थी। वो एक झटके में इंसानों की दुनिया से इमॉर्टल्स की दुनिया में पहुंचा, जहाँ पर अपनी काबिलियत से उसने देवताओं को हराकर क्लाउड एम्परर का ताज हासिल किया। लेकिन घर की याद ने सब कुछ छीन लिया। वापिस लौटने की कोशिश में उसकी सारी डिवाइन पावर्स खत्म हो गई और वो हार गया। अब जो कभी बादलों का राजा था वो खाली हाथ खड़ा है। उसके अपने खतरे में दुश्मन मारने के लिए तैयार बैठे हैं। डिवाइन पावर्स गई, ताज छीन गया, नाम भुला दिया गया, लेकिन किंग यान की आंखों में अभी भी वही जुनून है, वही जुनून जिसने इमॉर्टल्स की दुनिया को हिला दिया था। क्या वो फिर से उठेगा, अपनों को बचा पाएगा, या फिर इस बेरहम दुनिया का नक्शा ही बदल देगा? एक नाम, एक हिम्मत, एक आखिरी मौका। किंग यान की नई शुरुआत अभी से। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो किंग यान की आवाज के साथ, जो कि इमॉर्टल realm में मौजूद है। वो कह रहा था कि इस दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि अगर तुम रईस बनकर भी अपने घर वापस ना जा पाओ तो वो ऐसा है मानो तुम रात के समय मखमली कपड़ों पर चल रहे हो। इसीलिए कामयाब बनने के बाद तुम्हारा घर जाना तो बनता ही है। इस इमॉर्टल realm में मुझे जो कुछ भी हासिल करना था वो कर लिया, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। यहाँ पर किंग यान की सोर्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके बाद तेज रफ्तार के साथ जाकर इमॉर्टल realm पर लगे हुए बैरियर पर वार कर देता है। उसने अपनी सोर्ड को जायंट सोर्ड में बदल दिया था। किंग यान ने यहाँ पर हेवन स्लेइंग डिवाइन स्क्रिप्चर का यूज करते हुए अपने अटैक्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि वो इस realm पर लगे हुए बैरियर को भेद कर अपने घर वापस जा पाए। वो अपने पेरेंट्स और अपनी छोटी सिस्टर सियार को याद करते हुए कहने लगा कि बस थोड़े दिन मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास वापस आने वाला हूँ। मगर तभी वहाँ पर बहुत ही भयानक बीस्ट पहुँच गया। किंग यान से कह रहा था कि मेरे होते हुए तू यहाँ से नहीं जा सकता। और अब यही सीन यहीं पर कट होकर हमें इमॉर्टल realm दिखाई गई, जहाँ पर दो मास्क पहने हुए वॉरियर्स एक एल्डर के साथ जबरदस्त मुकाबला करने लगे। उस एल्डर के मल्टीपल सोर्ड अटैक्स का भी उन पर कोई खास असर नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो दोनों बंदे ही पूरी तरह से डोमिनेंस साबित करते हुए उन्हें पीछे पुश कर चुके। वो एल्डर कहते हैं कि मैं काफी दिनों से हमारे क्लैन का एज एक्टिंग लीडर काम कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को बेवजह पनिश किया हो? ये है युन फैमिली के पैट्रियार्क, जिन्होंने हमेशा युन फैमिली के भले के लिए कोशिशें की। तो पैट्रियार्क उन दोनों से पूछ रहे थे कि आखिर तुम लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हो? जिस पर वो लोग कहने लगे कि तुम्हारा बेटा युन जुआन तो एक अपाहिज है, तो तुम्हारे बाद फैमिली हेड की पोजीशन के लिए कोई सॉलिड सक्सेसर नहीं होगा, जिसके चलते ये पैट्रियार्क की पोजीशन हमारे ग्रैंड एल्डर के बेटे यांगचिंग के पास जानी चाहिए। इसी वजह से तो हम तुम्हें रिटायर होने में मदद कर रहे हैं। जिस पर एल्डर कहने लगे कि भले ही मेरा बेटा जुआन अपाहिज हो गया, मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भतीजा किंग यान जरूर से वापस आएगा, तो क्लैन लीडर की पोजीशन उसी के लिए रखी जानी चाहिए। वैसे भी वो यांगचिंग काफी ज्यादा बेरहम और कमीना है, साथ ही उसने हमारी दुश्मन लिन फैमिली के साथ भी अलायंस फॉर्म की। ऐसे गद्दारों को हम अपने क्लैन का लीडर नहीं बना सकते। तो वो लोग कहते ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते साथ ही वो एल्डर पर अटैक करने के लिए उनके काफी करीब पहुंच चुके थे। मगर तभी वहाँ पर आसमान से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर बरसने लगी, जिसके चलते वो दोनों भी पीछे की तरफ पुश होते हुए वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो गया। एल्डर युन ने देखा कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट वहाँ पर पहुँच चुका है। हमारा हीरो किंग यान फाइनली अपने घर वापस आ चुका था। एल्डर युन तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। किंग यान, जिसे कमीनों का सर्वनाश कहा जाता था, वो अपने बोल्ड अंदाज में उन असासिन से कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम मेरे ग्रेट अंकल को खत्म करना चाहते थे, तो बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वो लोग नीचे गिर गए। वो हैरान होकर पूछ रहे थे कि साले कमीने, तू अभी तक मरा नहीं था क्या? मगर उन्हें बिना कोई जवाब दिए किंग यान अपने अंकल के पास चला गया। वो तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते मेरे बच्चे, आखिरकार तुम घर वापस आ ही गए। तो किंग यान भी उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए बताने लगा कि अंकल, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। इधर इन दोनों असासिन्स को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी, इसलिए वो अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि चलो अब तो हम तुम दोनों को निपटा देंगे। ऐसा हुआ तो यांगचिंग हमें बड़ी आसा रिवॉर्ड देगा। वहीं पर किंग यान भी अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि उस कुत्ते यांगचिंग का नाम लेकर तो तुमने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। मगर इससे पहले कि किंग यान उन पर अपनी पावर्स की आजमाइश करे, वो दोनों लोग अपने आप तड़पते हुए नीचे गिर गए। उनकी बॉडी जलकर कोयला बन चुकी थी। जो देख किंग यान कहने लगा कि इन्हें तो यमास डेथ वाला डेडली पॉइजन दिया गया था, ताकि मेरे अंकल को खत्म करने के बाद ये लोग भी हमेशा के लिए खामोश हो जाए। वो उन मरे हुए बंदों से
कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर तो बड़ा ही बेरहम है, चाहे तुम इस मिशन को पूरा करते या नाकाम होते, तुम्हारी मौत तो पक्की थी। और अब किंगयान अपने पावर्स को देखकर सोचने लगा कि मैं अभी भी स्पेशल बैरियर को जबरदस्ती ब्रेक करके मॉर्टल रेल्म में वापस आ गया। मेरी कल्टीवेशन तो पूरी तरह से जा चुकी है। ये जो थोड़ी बहुत पावर बची है मैं उसी का यूज करने वाला था, मगर ये तो अच्छा हुआ कि उस बेवकूफ यांगचिंग ने इन बंदों को पहले ही पॉइजन किया, जिसके चलते मुझे अपनी पावर्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना तो मैं इस बची हुई पावर्स के साथ उन्हें मार नहीं पाता। जिसके बाद हमें यून फैमिली का हॉल दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर यून किंगयान से कह रहे थे कि बच्चे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। 3 सालों पहले तुम वुल्फ फैंग माउंटेन पर कल्टीवेट करने गए थे और तभी से तुम लापता हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ बैंडिट्स ने तुम्हें कैद किया है, जो सुनते साथ ही किंगयान हैरान होकर सोचने लगा कि मैं तो इमॉर्टल रेल्म में 3000 साल गुजार के आया हूँ, मगर वहाँ के 3000 साल इस मॉर्टल वर्ल्ड के सिर्फ 3 साल है। यहाँ पर समय तो काफी स्लो गुजरता। एल्डर यूनो से बता रहे थे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी सिस्टर सीआर भी गायब हो गई। ये सुनकर किंगयान भी पैनिक हो गया। एल्डर कहते हैं कि उन लोगों ने जाने से पहले ये टोकन छोड़ा था। तो किंगयान तुरंत उस टोकन को चेक करते हुए कहने लगा कि ये तो हेवनली फायर क्लाउड आयरन से बनाया गया है। साथ ही इस पर दी गई ब्रांडिंग से पता चल रहा कि ये हेवनली सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करता। इसका सीधा मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स हेवनली सोर्ड सेक्ट के साथ होंगे। तभी एल्डर यून बताने लगे कि हेवनली सोर्ड सेक्ट हेवनली स्टार कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली सेक्ट माना जाता है, जो कि टियान्युआन डायनेस्टी पर हुकूमत करता, और हमारी टियान्यू सिटी भी इसी डायनेस्टी का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस हेवनली सोर्ड सेक्ट का और भी 10 डायनेस्टीज पर कंट्रोल है, मगर कोई भी उनका लोकेशन नहीं जानता। ये सेक्ट इतना पावरफुल है कि इसने खुद के ट्रेसेस को पूरी तरह से हाइड करके रखा। जिस पर किंगयान कह रहा था कि फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी इस हेवनली सोर्ड सेक्ट को ढूंढ निकालूंगा ताकि अपने पेरेंट्स और सिस्टर का पता लगा सकूं। अब तो यहाँ पर किंगयान को अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से रिस्टोर करना पड़ेगा, और उतने में यून फैमिली के 4 एल्डर्स वहाँ पर आ जाते हैं। ये चारों भी कमजोरों को बुली करने में उस्ताद थे। वो कहते, वाह किंगयान, तुम तो वापिस आ गए यार, तुमने तो हमें कोई खबर नहीं भेजी, वरना हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी दावत का इंतजाम करवा देते। जो सुनते साथ ही किंगयान बड़े इक्वल अंदाज में उस एल्डर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपको मेरे आने से इतनी ज्यादा खुशी हो रही तो आप अभी दावत दे सकते हो। वैसे भी डोंगशिंग होटल में टोटल 999 टेबल्स हैं और आपके एक ऑर्डर पर वो सारे बुक हो जाएंगे। तो ग्रैंड एल्डर किंगयान को दूर ढकेलते हुए कहने लगा कि दावत का तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे थे। जिस पर किंगयान कहने लगा कि हम तो आपके अनमोल बेटे यांगचिंग का भविष्य देखने में बिजी थे। जरा सोचिए, ठीक उसी दिन मेरे ग्रेट अंकल को मारने के लिए असासिन्स आए जिस दिन मैं वापिस आया। पता नहीं उन दोनों बंदों को किसने भेजा होगा। जिस पर एक दूसरा एल्डर कहने लगा कि फालतू की बकवास बंद करो, तुम 3 सालों से गायब थे, इसलिए तुम्हारा क्लान का लीडर बनने का चांस तो कब का हटा दिया है। तुम तो अब यहाँ के मामूली से डिसाइपल हो, इसलिए यांगचिंग के बारे में कोई बकवास मत करना। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मैंने तो ये नहीं बोला कि उस असासिन्स को यांगचिन ने भेजा था, लेकिन आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि यांगचिन कितने अच्छे काम करता आ रहा। इनफैक्ट इवल काम करने में तो बंदा माहिर है। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगा कि हमारे क्लान के सभी लोगों की यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा यांगचिन ही उनका अगला क्लान लीडर बने, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फैमिली से निकाल बाहर नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल तुम हमारे रिश्तेदार हो, तो मैं तुम्हें बैकयार्ड में रहने के लिए जगह दे दूंगा। जिस पर किंगयान कह रहा था कि मैं 3 सालों बाद यहाँ आया हूँ तो मुझे क्लान लीडर की पोजीशन से हटा दिया, मगर आप लोग हमारे ग्रेट अंकल के बेटे जुआन को ये पोजीशन दे सकते हो। मेरे बाद वही तो इस पोजीशन का असली सक्सेसर है, इसलिए जब तक जुआन है तब तक आपका बेटा यांगचिंग तख्त पर नहीं बैठ सकता। जिस पर वो लोग कहने लगे कि शायद तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। हाँ, ये बताएगा भी कैसे, इसके बेटे ने इतने गंदे काम किए थे कि पूरी यून फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वैसे तो हमने इसके बेटे जुआन को फैमिली से निकाल देना चाहिए था, मगर फिर भी उस पर रहम करके उसे यहाँ पर रखा गया। जिस पर किंगयान कहता है कि मेरे भाई जुआन के मैटर को तो मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा, मगर उससे पहला मैं तुम सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर मुझे पता चला कि जुआन को फंसाने वाला यांगचिंग है तो फिर मैं फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग खुद उसे सजा दूंगा। फिर ये मत कहना कि मैंने उस पर रहम नहीं दिखाया। जिस पर वो एल्डर कहने लगा कि वाह, बातें तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ कि तुमने कल्टीवेशन
कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया जो तुम इतना ज्यादा घमंड दिखा रहे। तो किंग यान भी बड़े ही प्राउड से बताता है कि मैं किंगजिंग रेल्म की तीसरी लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ग्रैंड एल्डर कह रहा था कि 3 साल पहले तुम शिनजिन रेल्म की 5वीं लेवल पर थे। तुम्हें तो इस जनरेशन का टैलेंटेड कल्टीवेटर माना गया था, तो बताओ तुम्हारी कल्टीवेशन कम कैसे हो गई। अगर मेरे बेटे यांगचिंग की बात की जाए तो शिनजिन की 6ठी लेवल पर काफी दिनों पहले ही पहुंच गया था। जिस पर किंग यान कहने लगा कि मैं तो 3 सालों तक बैंडिट्स के कब्जे में था, शुक्र मनाओ कि अभी तक मैं सरवाइव कर पाया। अगर मेरी जगह तुम्हारा बेटा होता तो कब कहीं मारा जाता। जो सुनते साथ ग्रैंड एल्डर ने तुरंत ही अनाउंस कर दिया कि 8 से 1 महीने के बाद ज़ैंटियन प्लेटफॉर्म पर तुम मेरे बेटे यांगचिंग का मुकाबला करोगे और जो भी इसमें विनर बनेगा उसे क्लैन लीडर की पोजीशन मिल जाएगी। उन सभी को यही लग रहा था कि किंग यान इतना कमजोर है कि उनके बेटे को हरा नहीं पाएगा। तो किंग यान ने भी उनकी शर्त कबूल कर ली। वो कह रहा था कि 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया, क्यों ना हम 7 दिनों के बाद इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करें। मेरे ख्याल से 7 दिन यांगचिंग के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए काफी हो जाएंगे। जो सुनकर तो चारों एल्डर्स दांत पीसते हुए वहाँ से चले गए। अब उनके जाने के बाद किंग यान सोचने लगा कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं फिलहाल तो इन्हें कोई बात नहीं बता सकता। और अब किंग यान हमें अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि 3 साल पहले मैं वुल्फ फैंग माउंटेन पर कल्टीवेट कर रहा था। उस वक्त बैंडिट ने मुझ पर अटैक कर दिया। उस वक्त मैं मौत के काफी ज्यादा करीब था, मगर उसी वक्त स्पेशल वॉर्टेक्स ओपन होकर मुझे इमॉर्टल रेल्म में पुल किया गया। पहले तो मुझे लगा था कि हेवन की एक ब्लेसिंग है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इस दुनिया में एंशिएंट टाइम से ही कल्टीवेटर्स कड़ी मेहनत करके ट्रिबुलेशन को फेस करते हुए असेंड होते जा रहे, मगर वहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उससे भी 1000 गुना ज्यादा भयानक कंपटीशन इमॉर्टल रेल्म में है। हेवनली लॉज और इमॉर्टल रूल्स तो बस नाम के लिए बनाए गए, वहाँ तो बस एक ही कानून है। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो तुम्हें वहाँ के पावरफुल इमॉर्टल्स की वेसल्स या फिर गुलाम बन के रहना होगा, जहाँ पर तुम्हें दिन रात टॉर्चर किया जाएगा, तुमसे माइनिंग करवाई जाएगी। तुम्हारी लाइफ वहाँ पर किसी कीड़े से कम नहीं होगी। आज यहाँ पर जो कपल्स डाव पार्टनर बन के एक साथ कल्टीवेट करते हैं, वो वहाँ जाकर एक पावरफुल पिल के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। मेरा वहाँ का सफर काफी ज्यादा पेनफुल था। मैंने न जाने कितने सारे खतरों का सामना करके खुद को जिंदा रखा, मगर 3000 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं अपनी ही कल्टीवेशन की बॉटलनेक पर पहुंच पाया। मुझे इमॉर्टल रेल्म के सुप्रीम बीइंग में रैंकिंग मिल गई, यानी कि मैंने 10 ग्रेट इमॉर्टल एम्परर्स को ज्वाइन किया। सभी इमॉर्टल्स मुझे रिस्पेक्ट देते हुए क्लाउड एम्परर के नाम से बुलाने लगे। वहाँ पर तो मेरी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी। मुझे बस एक ही चीज की कमी फील हो रही थी, जो कि है मेरी फैमिली। इसलिए मैंने अपना सब कुछ दाव पर लगाते हुए ये फैसला लिया कि मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाना ही होगा। मैंने इतने सालों की कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए स्पेशल बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर उसी वक्त कैओटिक बीस्ट ने मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया, जिसके चलते मैं एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर फेल हो गया। इसलिए मैंने भी गुस्से में आकर उस कैओटिक बीस्ट पर अटैक करने शुरू कर दिए। उससे फाइट करते वक्त मैंने नोटिस किया कि स्पेशल पोर्टल अनस्टेबल है, ये कभी भी क्लोज हो जाएगा और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी इस पोर्टल को दोबारा से ओपन ना कर पाऊँ। इसलिए मैं बड़ी ही तेजी के साथ उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर कैओटिक बीस्ट मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी सोड काफी तेजी के साथ वॉर्टेक्स में एंटर कर चुकी, इसलिए मुझे भी उस कैओटिक बीस्ट को जिंदा छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। इसी पल का तो मैं 3000 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। भले ही मैं अपनी दुनिया में वापस आया, लेकिन मुझे इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरी सारी कल्टीवेशन जा चुकी है। मेरे पास तो मैजिकल ट्रेजर्स के नाम पर भी ज्यादा कुछ बचा नहीं। अगर मेरे पास एक चीज है तो वो है इमॉर्टल एम्परर बनने का टैलेंट। अगर मैं वहाँ पर एक क्लाउड एम्परर बन पाया तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ हासिल जरूर करूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इस मॉर्टल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी सरपास कर जाऊंगा, और इसमें मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इमॉर्टल बॉडी है। और अब हम एल्डर यून के बेटे यून जुआन को देख पाते हैं, जो कि शराब के नशे में धुत होकर अपनी बदकिस्मती का मातम मना रहा था। और तभी किंग यान उससे मिलने पहुंच जाता है। जुआन तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था, मेरे भाई मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और उतने में किंग यान उसके हाथ को टच करता है। उसने महसूस किया कि जुआन के एक हाथ में कोई स्पिरिचुअल पावर फ्लो नहीं हो रही, यानी कि वो एक हाथ से क्रिपल हो चुका था। इसलिए किंग यान ने तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए जुआन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी चेक किया, और उसे पता चला कि उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी पूरी तरह से डैमेज है। जो देखकर ही किंग यान के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो अपने भाई से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, और मैं उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
मगर जुआन ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि हम उन लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, अगर तुमने उनके खिलाफ एक्शन ली तो हमारी युन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो किंगयान भी मायूस होकर जुआन के साइड में बैठ जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बचपन से ही तुम्हारी एक आदत थी, मुसीबत जितनी ज्यादा बड़ी होगी तुम उसे उतनी ही अपने दिल में छुपा के रखोगे। इसलिए किंगयान अपने भाई जुआन को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से रिकवर कर दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने भी तुम्हें नुकसान पहुँचाया है मैं उनकी सोल को जहन्नुम में भी जगह नहीं दूंगा। उनकी हालत किसी कुत्ते से भी बदतर होगी। उन्होंने मेरे भाई के साथ जो किया उन्हें उसका 1000 गुना ज्यादा वापस मिलेगा। इतना ही नहीं, इस टियानयुआन डायनेस्टी में कोई ऐसा नहीं होगा जो हमारी युन फैमिली को टक्कर दे पाए। और अब हम देख पाते कि किंगयान कल्टीवेशन करने में बिजी है। उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को रिस्टोर करना था ताकि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को दोबारा से होल्ड कर पाए। यहाँ पर किंगयान ने ढेर सारी पिल्स को रिफाइन कर लिया था जो कि उसकी बॉडी में एंटर करते ही वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया। साथ ही साथ उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरी जगह पर फैलने लगी। किंगयान कह रहा था कि उस वॉर्टेक्स से वापस आने के बाद ये तो अच्छा हुआ कि मेरी अल्केमी की स्किल लॉस्ट नहीं हुई। भले इमॉर्टल realm में आने के बाद मेरी बाकी की कल्टीवेशन पावर पूरी तरह से खो चुकी हूँ, लेकिन अल्केमी की स्किल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। खैर फिलहाल के लिए इन पिल्स का यूज करते हुए मैं अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत रीगेन तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ना ही ज्यादा वक्त है और ना ही पावरफुल मटेरियल। फिलहाल के लिए तो मुझे इतनी ही पिल्स पर काम चलाना होगा। तो यहाँ पर किंगयान शिनजिन realm की चौथी रैंकिंग पर पहुंच चुका था और उसका ओपोनेंट यांगचिंग होगा 6ठी लेवल पर, यानी कि किंगयान के इस मुकाबले को जीतने के चांसेस कम थे। और अब सीन शिफ्ट होकर हम एक मास्टर को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन पवेलियन में अपनी प्रैक्टिस करने में बिजी थे कि तभी उनकी आंख खुली। वो कह रहे थे कि इस पवेलियन में हमारे क्लैन की सबसे पावरफुल हेवन रैंकिंग वाली कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं और कोई चोर वहाँ पर ट्रेसपासिंग करके उनकी प्रैक्टिस कर रहा, उसे तो सबक सिखाना जरूरी है। इतना कहते साथ ही वो अपर फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। वेल इनका नाम है एल्डर डाशांग और ये कुंगफू पवेलियन के गार्डियन थे। वो तो अपर फ्लोर पर जाके काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने देखा कि वो बंदा अपने आसपास कई सारे टेक्निक को फ्लोट करवा रहा है, मानो वो बंदा कोई चांद है और ये सारी टेक्निक उसके सितारे। एल्डर डाशांग ने इस बंदे का चेहरा अभी तक ठीक से नहीं देखा था और अब हमें किंगयान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक टेक्निक काफी ज्यादा एंशिएंट है, हजारों सालों से इन टेक्निक्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा है और आज मेरे यहाँ आने के बाद मानो इन टेक्निक्स में एक नई जान आ गई। जिसके बाद उन टेक्निक से कहने लगा कि चलो मेरे सामने अपनी एबिलिटीज शो करो। तो 1 बाय 1 करते हुए वो सारी टेक्निक किंगयान की बॉडी में एंटर करने लगी। किंगयान कह रहा था कि यहाँ पर कोई भी टॉप रैंकिंग वाली टेक्निक मौजूद नहीं, मगर उस कुत्ते यांगचिंग को सबक सिखाने के लिए ये सारी टेक्निक काफी हो जाएगी। और उतने में वहाँ पर किंगयान को एक मंकी जैसा दिखने वाला स्पिरिट नजर आया। किंगयान उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस स्पिरिट ने यहाँ से वहाँ भागते हुए उसे काफी देर तक तंग किया। हालांकि वो फाइनली उसके हाथ में लग जाता है और फिर उस स्पिरिट की सारी पावर किंगयान की बॉडी में समा चुकी। किंगयान कहने लगा कि 100 ट्रांसफॉर्मेशन एक सुपीरियर ग्रेड की मूवमेंट टेक्निक है, इससे मेरी मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब किंगयान वहाँ से वापस जाने वाला था कि तभी उसे एल्डर दाशांग की आवाज आई जो कि गुस्से में पूछ रहे थे कि बताओ तुम हो कौन जो तुमने यहाँ आकर हमारे टेक्निक्स को चुराने की जुर्रत दिखाई। यहाँ पर एल्डर दाशांग का स्पिरिचुअल फॉर्म किंगयान पर अटैक करने के लिए आ चुका था। तो किंगयान ने भी अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए उनके अटैक को काउंटर कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लोट हो रही थी। इतना ही नहीं, उस एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि एल्डर दाशांग काफी दूर जाकर पटक गए। पहला तो उन्हें ये लगा कि ये यांगचिंग होगा, मगर जैसे 100 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए किंगयान उनके पास पहुंचा, उनके तो होश ही उड़ गए। किंगयान कह रहा था सुप्रीम एल्डर काफी सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। हाँ, आज यहाँ पर मैंने ही वो सारी टेक्निक को मास्टर किया है। खैर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। और फिर उसने एल्डर के माथे पर टच करते हुए टेक्निक का थोड़ा बहुत नॉलेज उनके साथ भी शेयर किया, जिसके बाद किंगयान वहाँ से जा चुका था। और अब हमें 1 हफ्ते बाद की कहानी दिखाई गई जहाँ पर ज़ैंटियन प्लेटफॉर्म पर युन फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स पहुँच चुके थे। ये लोग काफी देर से यांगचिंग के आने का इंतजार कर रहे थे और तभी यांगचिंग अपनी सोड पर सवार होकर बड़े ही कुल अंदाज में वहाँ पर पहुँच चुका था। वो आते ही अपने फादर से कहने लगा कि उस मामूली से किंगयान से निपटने के लिए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। मैंने तो कल रात ही शिनजिन realm की 7वीं रैंकिंग पर ब्रेक थ्रू किया, लेकिन इस मुकाबले की वजह से मैं ठीक से पार्टी भी नहीं कर पाया। खैर मैं अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि किंगयान गलती से मेरे हाथों मारा जा सकता है। तो आपने उस किंगयान का मुकाबला किसी और के साथ सेटअप करना चाहिए था। जिस पर यांगचिंग का बाप कहने लगा
होगा कि तुम्हें सबके सामने उस किंगयान को धूल चटानी होगी, तभी जाकर सबको यकीन होगा कि तुम हमारे क्लैन के लीडर बनने के लायक हो। तो यांगचिंग बड़े ही कुल अंदाज में डायस पर पहुंचते हुए कहने लगा कि युन फैमिली का लीडर बनना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बल्कि मेरा असली गोल है टियान्यू सिटी का लॉर्ड बनना। जो सुनते साथ ही युन फैमिली के कल्टीवेटर जोर जोर से हंसने लगे। उससे कह रहे थे कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू टियान्यू सिटी का लॉर्ड बने। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में अपनी स्टिक को जमीन पर पटकते हुए उन सभी को खामोश होने का हुक्म दिया। इधर युन फैमिली के कल्टीवेटर्स धीरे से कहने लगे कि अगर यांगचिंग हमारी फैमिली का लीडर बन गया तो फिर हमारी फैमिली गई काम से, वो तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगा। और उतने में ही किंगयान उन्हें साइड में सरकाते हुए आगे बढ़ने लगा। उन लोगों से कह रहा था कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस यांगचिंग को तो मैं बचपन से ही बुरी तरह से कूटते आया हूँ। इसने न जाने कितनी ही बार मुझसे मार खाने के बाद अपनी पतलून गीली की है। तो अब तुम लोग बताओ, ये बार बार सुसु करने वाला बंदा हमारा क्लैन लीडर कैसे बन सकता? यांगचिंग उससे कहने लगा कि तुम काफी देर तक डायस पर नहीं आए, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग चुके होंगे। जिस पर किंगयान भी अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि मैं जानबूझकर डायस पर लेट आया ताकि तुम्हें अपने फैमिली को गुड बाय बोलने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। जो सुनते साथ ही यांगचिंग के बाप ने तुरंत ही इस मुकाबले को शुरू करने का हुक्म दिया। यांगचिंग ने तो बड़े ही तेजी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर किंगयान पर हमला कर दिया था, मगर किंगयान छलांग लगाते हुए उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पर यांगचिंग बस मुसलसल उस पर स्लैश अटैक बरसाते जा रहा था और वहीं पर किंगयान बस 1000 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ से वहाँ भागने लगा, जो देखकर युन फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि हमने सुना है किंगयान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी, शायद इसी वजह से वो यांगचिंग के सारे अटैक को डॉज किए जा रहा। इधर किंगयान ने उसके अटैक को डॉज करते हुए यांगचिंग पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो बंदा काफी पीछे पुश हो जाता है। अरे वो दोबारा से जाकर किंगयान के साथ भिड़ गया। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे पर कई सारे हमले कर रहे थे। इसी दरमियान किंगयान ने देखा कि यांगचिंग के हाथ में तो लिन फैमिली ने दिया हुआ वेपन है, इसलिए वो यांगचिंग से कहने लगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी ये सोर्ड दोनों भी लिन फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे ख्याल से तुमने उनके तलवे चाट चाट कर सुखा दिए, इसलिए तो ये वेपन उन्होंने तुम्हें गिफ्ट किए। तुम तो हमारी दुश्मन लिन फैमिली के पालतू कुत्ते बन चुके हो। इतना कहते साथ ही किंगयान ने उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे हवा में पुश कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने अपनी ही फैमिली को धोखा दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए? जो सुनते साथ ही यांगचिंग ने अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। तो अब किंगयान भी पीछे नहीं हटने वाला। उसने अपनी अजूर स्काई टेक्निक का यूज करते हुए अपने पावरफुल स्टाफ को समन कर लिया। उस आर्टिफैक्ट की पावरफुल ऑरा से युन फैमिली के मेंबर्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वहीं पर यांगचिंग को पूरा यकीन था कि किंगयान उसके हाथों मारा जाएगा, इसलिए वो किंगयान से कहने लगा कि मेरे भाई तूने वापिस ही नहीं आना चाहिए था। अरे अब वो अपनी सोर्ड डिवावरिंग 8 वेस्टलैंड टेक्निक का यूज करते हुए किंगयान पर हमला कर चुका। उसके ड्रैगन काफी तेजी के साथ किंगयान पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहे थे। वहीं पर किंगयान ने भी अजूर स्काई स्टाफ का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। यांगचिंग भी हैरान होकर कह रहा था कि तुम अभी तक नॉकडाउन क्यों नहीं हुए? मेरी तो ब्लड सर्पेंट सोर्ड की स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी के साथ कम होती जा रही। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तुम तो एक लूजर हो, अगर तुम्हारे हाथ में मैं कोई डिवाइन वेपन भी दूं तो भी तुम उस वेपन की ट्रू पावर को कभी अनलीश नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पर किंगयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिसमें यांगचिंग के सभी ब्लड सर्वेंट डिस्ट्रॉय होकर वो बंदा बुरी तरह से नीचे पटक जाता है। किंगयान की इस मूव को देखकर तो उसका घमंड एक ही सेकंड में चकनाचूर हो चुका है। और अब किंगयान अपने अजूर स्काई स्टाफ का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही तेज फायर बरसाने लगा। उस जबरदस्त फायर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने देखा कि यहाँ से तो यांगचिंग का नामो निशान मिट चुका है, बस लिन फैमिली ने दी हुई सोर्ड वहाँ पर पड़ी हुई थी। ग्रैंड एल्डर और उसके चमचे तो पैनिक होकर तुरंत ही डायस पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर यांगचिंग की बॉडी नहीं बल्कि उसकी राख पड़ी है। तो एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होकर किंगयान से कहने लगा कि तुमने हमसे झूठ बोला था, तुम शिनजिंग रैल्म की तीसरी रैंकिंग के कल्टीवेटर नहीं हो सकते। जिस पर किंगयान कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ दिनों पहले ही चौथी रैंकिंग पर ब्रेक थ्रू किया है। जिस पर ग्रैंड एल्डर गुस्से में कहने लगा कि मेरा बेटा यांगचिंग 7वीं रैंकिंग का कल्टीवेटर था, तो ये बात इम्पॉसिबल है कि वो एक चौथी रैंकिंग की कल्टीवेटर के हाथों मारा जाए। और अब वो सभी एल्डर्स मिलकर उस पर चीटर होने का इल्जाम लगा रहे थे। वो कहते हैं कि तुमने हमारे क्लैन मेंबर को खत्म कर दिया, इतना ही नहीं तुमने हेवनली रैंकिंग कल्टीवेशन टेक्निक को सीक्रेटली मास्टर किया था। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तुम सभी लोग पावरफुल एल्डर्स हो, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि कल्टीवेशन के साथ साथ बंदे का टैलेंटेड होना भी जरूरी है। और ये बात यांगचिंग ने साबित करके दिखाई कि मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड
हूँ। ग्रैंड एल्डर बुरा मत मानिए, लेकिन आपको भी पता था कि आपका बेटा टैलेंट के नाम पर सिर्फ गोबर है। साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा शैलो थी। 7वीं रैंकिंग पर होने के बावजूद भी उसकी फाउंडेशन रेत जैसी बिखर गई। जो सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में आकर अपनी छड़ी पटक दी, जिसके चलते उन चारों एल्डर्स को यांगचिंग की राख से ठसका लग गया। जो देख किंग यान कह रहा था, चलो ये तो अच्छा हुआ कि अब आपके बेटे की राख आपके लंग में जाके फंस चुकी है। अब तो आप अपने पिल्ले से कभी जुदा नहीं हो सकते। और उतने में किंग यान समझ गया कि वहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए वो कहने लगा कि चलो शो खत्म हो गया, अब तुम भी हमारे सामने आ जाओ। जो सुनते साथ ही एक फ्लाइंग कैरेज बड़ी तेजी के साथ डायस की तरफ रवाना हो गई। किंग यान ने नोटिस किया कि उसका भाई जुआन इस बंदे को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो चुका, यानी कि इसी ने जुआन को हर्ट किया था। किंग यान कह रहा था कि बताए फिर लिन फैमिली के यंग मास्टर का हमारी टियान्यू सिटी में आना कैसे हुआ। मेरे ख्याल से यंग मास्टर लिन बायहुआ को दूसरों के घर के तमाशे देखने में मजा आता है। जिस पर बायहुआ कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर बस एक चैलेंज करने आया हूँ। आज से 3 दिनों बाद मैं लिन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए तुम्हारे साथ बैटल करूंगा। इतना कहते साथ ही उसने अपने चैलेंज का टोकन सीधे किंग यान की तरफ पास कर दिया। किंग यान कह रहा था, अरे तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पालतू कुत्ते यांगचिंग को खत्म करने के बाद तुम मुझसे बदला लेने आए हो। क्या तुम्हें उस चूहे की लेंडी से जरा भी लगाव नहीं था? जिस पर बायहुआ कह रहा था, किंग यान मैं इतना भी बोरिंग नहीं हूँ। खैर मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। अगर हमारी होने वाली बैटल में मैं हार गया तो फिर हमारे लिन फैमिली की मिस्टिक आयरन माइन तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम हारे तो तुम्हारे फैमिली की मिस्टिक आयरन माइन हमारी हो जाएगी। बायहुआ की बात सुनते ही युन फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान थे। किंग यान उससे कह रहा था कि वो मिस्टिक आयरन माइन हमारी युन फैमिली की इनकम का सोर्स है और तुम उसे ही कट ऑफ करने की फिराक में हो। खैर मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें मेरी एक और कंडीशन ऐड की जाएगी। अगर तुम हारे तो तुम घुटनों पर बैठकर मेरे भाई जुआन के सामने 100 बार अपना सिर पटकोगे, ताकि तुमने मेरे भाई को घायल करके उस पर जो कीचड़ उछाला है उसकी थोड़ी सी भरपाई हो जाए। ये सब सुनकर तो जुआन काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पर बायहुआ कह रहा था कि भला उस लूजर के सामने मैं अपना सिर क्यों पटकूंगा। जो सुनते साथ ही किंग यान उसे गुस्से में घूरने लगा। उसका ये भयानक रूप देखते ही बायहुआ की तो दिल की धड़कनें ही तेज हो गई, और अब किंग यान भी उसकी तरफ ईवल स्माइल करते हुए डायस से रवाना हो गया। बायहुआ तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि किंग यान तो काफी ज्यादा बदल चुका है, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इधर 4 एल्डर्स कह रहे थे कि इस बेवकूफ किंग यान ने हमारी माइन को दाव पर लगा दिया, आखिर हमने इसे रोका क्यों नहीं। जिस पर मोटो एल्डर कह रहा था कि मेरे भाई सबसे गलतियां हो जाती हैं, अब पता नहीं इस किंग यान की वजह से हमें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 2 स्पिरिचुअल हर्ब्स दिखाए गए जो कि अपनी पॉइजनस प्रॉपर्टी के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। किंग यान कह रहा था कि अगर इन दोनों को 7 ट्रेजर बॉडी टेम्परिंग लिक्विड के साथ मर्ज किया जाए तो इससे फेरी विंड हॉट स्प्रिंग वाटर क्रिएट होगा, और ऐसे मेडिसिनल पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। इससे तो कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बूस्ट होगी। मॉर्टर रेल्म के कल्टीवेटर्स तो इन फ्लावर्स को पॉइजनस समझकर इनका यूज नहीं करते, लेकिन मैं इनका काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच गई। वो किंग यान को मसाज करते हुए पुरानी बातें याद करने लगी। वो कहती कि पहला जब तुम कल्टीवेट करके थक जाती थी तब मैं ऐसे ही तुम्हें मसाज देती थी, और तुम भी उन पलों को काफी ज्यादा एंजॉय करते। जिस पर किंग यान कह रहा था कि दूसरों के कमरों में बिना परमिशन के घुसने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। वेल इस बंदी का नाम है शाओयान, और ये किंग यान के बचपन का प्यार थी। शाओयान उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे जाने से काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। तो किंग यान कह रहा था कि तुमने 3 सालों पहले मुझसे एंगेजमेंट तोड़कर एक रईस फैमिली में शादी की। तो शाओयान अपने डिफेंस में बताती है कि वो शादी तो मेरी फैमिली की मर्जी से हुई थी और इसी वजह से मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। जिस पर किंग यान कह रहा था कि तुमने इंपीरियल सिटी की सबसे ग्रेट फैमिली ओयांग में शादी की थी ताकि तुम हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी बिता पाओ। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम हद से ज्यादा खुश हो। तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तुम्हें किसी ने जबरदस्ती मंडप में बिठाया। तब तक शाओयान भी उस पुल में आ चुकी थी। वो किंग यान से कहती कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जिस पर किंग यान कह रहा था कि ये फालतू की बकवास मेरे सामने नहीं चलने वाली। हम दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। मगर शाओयान वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो दोबारा से किंग यान को हासिल करना चाहती है। तो किंग यान कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाऊंगा जिससे तुम्हें हर्ट होगा। जिस पर शाओयान गुस्से में कहने लगी कि तुम एक दिन जरूर से पछताओगे। तो किंग यान कह रहा था अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो फिर पछताना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए शाओयान भी गुस्से में वहाँ से रवाना हो गई।
उसके वहाँ से जाने के बाद किंग यान कह रहा था कि ना ही इस बंदी के पास टैलेंट है और ना ही पर्सनैलिटी, पता नहीं मैं इसके प्यार में इतना पागल क्यों था। और उतने में ही किंग यान को किसी की आवाज आने लगी। वो लोग कह रहे थे कि वो औरत यहाँ से जा चुकी है, तो क्यों ना हम किंग यान पर हमला कर दे। किंग यान सोचता है कि यार ये लोग तो मुझे आराम भी नहीं करने देते। और उतने में ही किंग यान को वहाँ पर किसी और बंदे की आरा भी महसूस हुई। वो कह रहा था शायद वो यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए किंग यान बिंदास होकर कल्टीवेट करने बैठ गया। सवेरा होने के बाद बाहर जाकर वो देखता है कि असासिन्स के ढेर पर एक बंदा बैठा हुआ था। वेल इसका नाम है युन मेंग। किंग यान कह रहा था कि अंकल मेंग, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। जिस पर मेंग कह रही थी यंग मास्टर मुझे माफ कर दो कि यहाँ आने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो किंग यान कह रहा था हाँ बिल्कुल देर तो होगी ना, आपने आते ही किलिंग स्प्री जो शुरू की थी। तो मेंग उसे बताने लगे कि तुम शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, मगर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन पर एक भी अटैक नहीं किया था। और अब हमें पहले रात की कहानी दिखाई गई जब ये असासिन्स किंग यांग पर अटैक करने की फिराक में थे। उसी वक्त एल्डर मेंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। वाले असासिन्स पॉइजन नीडल्स का यूज करके किंग यान को मारने की प्लानिंग बना रहे थे, मगर तभी उनकी नजर गई एल्डर मेंग पर। वो लोग तो उसे देखते ही पैनिक हो गए, क्योंकि एल्डर मेंग मॉर्टर रेल्म का सबसे बेरहम असासिन माना जाता है। इसलिए अब उन सभी असासिन्स ने मिलकर सबसे पहले एल्डर मेंग को खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने चारों ओर से मेंग को घेर लिया था। जो देख मेंग अपनी सोड को फ्लोर में धसाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे कचरे के डिब्बों को साफ करने के लिए तो मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं। और उतने में उन असासिन्स ने एल्डर मेंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे वो बस यहाँ से वहाँ मुंह होते हुए डॉच कर रहे थे। और उन्हें मारने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे को ही घायल करने लगे। एल्डर मेंग को तो उन्हें एक दूसरे का शिकार होता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। तो इसी तरह से देखते देखते वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए। किंग यान कह रहा था कि असासिन्स को तो मरना ही था। आफ्टर ऑल चारों एल्डर्स ने मिलकर इन्हें जो ट्रेनिंग दी थी। खैर ये तो अच्छा हुआ कि आपने इन लोगों पर हमला नहीं किया, वरना इनकी जगह आप ही मारे जाते। जो सुनते साथ ही एल्डर मेंग थोड़े से शॉक हो गए। किंग यान कह रहा था फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि एल्डर मेंग अपने साथ कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स लेके आए थे, जिन्हें किंग यान ने रिफाइन करना शुरू कर दिया। एल्डर मेंग उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुमने अल्केमी में इतनी महारत हासिल कब की, पहला तो तुम्हें अल्केमी का ये भी नहीं आता था। जिस पर किंग यान कह रहा था कि वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहला मुझे ये बताएं कि आपको मुझ पर पूरा यकीन है। आप मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिए। जिस पर एल्डर मेंग कह रहे थे कि ऐसी बातें करके तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। बचपन में मुझे एक माउंटेन पर अनाथ छोड़ दिया गया और उसी वक्त कई सारे भेड़ियों ने मुझ पर हमले किए। मैं तो मौत की कगार पर था, लेकिन उसी वक्त तुम्हारे फादर ने आकर मुझे बचा लिया। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। जिस पर किंग यान कह रहा था कि 10 सालों पहले ही आपने मेरे पेरेंट्स की जान बचाई थी। उस बैटल में आपकी जान जाते जाते बच गई, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमारी यून फैमिली का आप पर कोई एहसान है। सच बताओ तो हमारी यून फैमिली का आप पर कोई कर्जा नहीं, आपने वो सब कुछ उतार दिया। हालांकि एल्डर मेंग काफी ज्यादा मायूस हो गए। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स और सिस्टर को ढूंढ नहीं पाया, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। तो किंग यान कहने लगा कि आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग सेफ होंगे। वैसे मैं आपके लिए कुछ पिल्स रिफाइन कर रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा है तो प्लीज उन्हें एब्सॉर्ब कर लेना। हो सकता है कि मेरी पिल की वजह से आप हील होने की बजाय और ज्यादा घायल हो जाओ। जिस पर एल्डर मेंग कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बचपन से ही टैलेंटेड थे और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बॉडी से इमॉर्टल रेल्म जैसी ऑरा फील हो रही। ऐसा लगता है कि तुम इमॉर्टल रेल्म से आए हुए एम्परर हो। अब यहाँ पर एल्डर मेंग ने तो बिल्कुल सही पहचाना था, लेकिन किंग यान उनसे कह रहा था अंकल आप तो मस्का मारने में गजब हो। खैर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कल्टीवेशन की शक्ल्स में जकड़े हुए हो, आप बिल्कुल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। जो सुनते साथ ही एल्डर मेंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो किंग यान से पूछते कि आखिर तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में कैसे पता चला। तो किंग यान कह रहा था कि आपने इतने सालों में न जाने कितने ही सारे लोगों का खात्मा किया है, जिसके चलते आपका कार्मिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ चुका और अब वो धीरे धीरे करते हुए आपकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी फैल चुका है। उन मरे हुए लोगों की निगेटिव एनर्जी ने आपकी स्पिरिचुअल पावर को एक ही जगह पर लॉक किया है और इसी वजह से आप काफी मेहनत करने के बावजूद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। जो सुनकर एल्डर मेंग कहने लगे कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं काफी सालों से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना ही मुझे उसमें कामयाबी
कामयाबी मिली और अब तो मेरी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने का स्पीड भी कम हो चुका। जिस पर किंग यान बता रहा था कि आपका कार्मिक ब्लॉकेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर कल रात आप उन असासिन्स पर एक भी अटैक करते तो खुद ही मारे जाते, और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अच्छा हुआ आपने इन पर अटैक नहीं किया। जो सुनकर ये बेचारे एल्डरमैन काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो किंग यान से कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, क्या कोई डाओइस्ट मास्टर मेरी मदद कर पाएगा? तो किंग यान कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको किसी मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं ही आपको हील कर दूंगा। और फिर किंग यान ने तुरंत ही उस कोल्ड रन को ओपन कर लिया। वो एल्डरमैन को बता रहा था कि इन पिल्स की वजह से आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन आपको कुछ भी करके उस पेन को सहन करना है। अब अगर आप यहाँ से भागे तो फिर यूँ समझ लो कि मुझे आपके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करनी होगी। और अब किंग यान ने अपनी पिल्स का यूज करते हुए उन्हें एल्डरमैन की बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर सेटअप कर दिया, जिससे एल्डरमैन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब काफी देर तक उस तकलीफ को महसूस करने के बाद उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। इस प्रोसेस की कंप्लीट होते ही एल्डरमैन का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से क्लीन हो गया। वो किंग यान को बता रही थी कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा कि 10 सालों से मेरा पेट साफ नहीं हुआ था और अब अचानक से इस सारी गंदगी बाहर आ गई। जिस पर किंग यान कह रहा था अंकल मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए इतने बुरे एग्जाम्पल मत दीजिए। वहीं पर एल्डरमैन तो किंग यान के टैलेंट की काफी ज्यादा तारीफें करने लगे। तो किंग यान उनसे कहता है एल्डर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन पिल्स को पॉइजनस हर्ब का यूज करके बनाया गया था। इसी वजह से तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि आपको मुझ पर यकीन करना होगा। दरअसल जहर को जहर ही काट सकता है और इसी जुमले का यूज करके मैंने आपको हील कर दिया। एल्डरमैन कहते हैं कि मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना था कि पॉइजन का यूज करके किसी को हील किया गया हो। बच्चे तुम तो टियानशिन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल अल्केमिस्ट को भी टक्कर दे सकते हो, पता नहीं तुमने अल्केमी का नॉलेज कहाँ से गेन किया। किंग यान सोचता है कि इसी टियानशिन कॉन्टिनेंट का एक मास्टर इमॉर्टल रेल्म में असेंड हुआ था। वहाँ पर उस मास्टर को मैंने अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा था, लेकिन उसे तो कोल्ड्रन को गर्म करना भी नहीं आता था। जिसके बाद वो एल्डरमैन से कहने लगा कि मैं आपको एक मेडिसिनल बाथ की रेसिपी देने वाला हूँ। ये सारे हर्ब्स को पानी में मिलाकर आपको उसमें नहाना होगा, इससे आपकी बॉडी की एनर्जी रेगुलेट होकर आप 3 दिनों के अंदर ही ब्रेक थ्रू करोगे। यहाँ पर किंग यान उनसे कह रहा था कि एल्डर मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ मटेरियल कलेक्ट करो, जिसके लिए एल्डरमैन तुरंत ही राजी हो गए। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोंगशिंग होटल दिखाई गई, जहाँ पर किंग यान के आते ही युनफे नाम की बंदी उससे बात करने के लिए पहुँच गई। इस बंदी ने किंग यान के वापिस आने की खुशी पर उसके लिए दावत का इंतजाम किया था। वो उसे बताती कि देखो सीनियर सारी डिशेस मैंने अपने हाथों से आपके लिए प्रिपेयर की है। तो किंग यान उस खाने को देखकर कहने लगा कि ये तो काफी परफेक्टली कुक है, इसलिए मुझे पूरा यकीन हो चुका कि ये खाना तुमने नहीं बनाया। अब इन दोनों की ऐसी मस्ती चल रही थी कि तभी वहाँ पर 4 एल्डर्स पहुँच गए। ग्रैंड एल्डर तो अपनी बहुत ही भयानक साउंड टेक्निक का यूज करते हुए युनफे पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि मेरी परमिशन के बगैर तुमने यहाँ पर दावत अरेंज कैसे की। उसकी इस पावरफुल ऑरा को देखते ही होटल में मौजूद हर एक बंदा वहाँ से भागने लगा। थोड़ी देर में डोंगशिंग होटल पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वेल इनमें से एक बुड्ढा युनफे का फादर है और वो अपनी बेटी पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। तो युनफे भी उन्हें गुस्से में कहने लगी कि ये होटल मेरा है, यहाँ पर मैं किसके लिए दावत अरेंज करती हूँ, इससे युन फैमिली का कोई लेना देना नहीं। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगा कि हम किंग यान से एक जरूरी बात करने आए हैं, तो जल्दी से यहाँ से चली जाओ। हालांकि युनफे ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो किंग यान उसे समझाता है कि युनफे तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से ये सभी एल्डर्स मेरे साथ अच्छे से बात करने आए हैं, इसलिए युनफे को भी उसकी बात माननी पड़ गई। मगर वहाँ जाते वक्त तो अपने बाप को काफी ज्यादा चिढ़ा रही थी। अब युनफे के वहाँ से जाने के बाद किंग यान मिठाई को टेस्ट करते हुए कहने लगा कि ये तो वाकई लाजवाब है, मेरे ख्याल से आप चारों ने मुझे ज्वाइन करना चाहिए, इससे तो दावत का मजा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर ये लोग तो यहाँ पर यांगचिंग की मौत का बदला लेने आए थे। उन चारों ने एक साथ मिलकर ही किंग यान पर अटैक कर दिया। वो लोग बड़ी तेजी के साथ अपने पावर्स का यूज करते हुए किंग यान पर हमले करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किंग यान तो बड़े स्टाइल के साथ उन्हें डॉच करने लगा। और फिर किंग यान ने भी माउंटेन टॉपलिंग फिस्ट का यूज करते हुए एल्डर को वहीं पर पटक दिया। वो लोग तो ये देखकर हैरान थे कि किंग यान के पास 100 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, जिसके चलते किंग यान की मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ थी। साथ ही साथ किंग यान ने अपने लगातार पंचेस बरसाते हुए एल्डर की तो वाट लगा दी। ग्रैंड एल्डर तो किंग यान के टेक्निक पर उसका कंट्रोल देखकर ही हैरान था। वो कहने लगा कि ये बंदा तो यूजिंग रेल्म के मास्टर को भी पीछे छोड़ सकता है। उतने में ही किंग यान ने 9 लेयर पाम टेक्निक का यूज करते हुए एक मास्टर को धूल चटा दी। इसलिए गुस्से में वो मास्टर उस पर हमला करते हुए कहने लगा कि तुमने तो हायर रैंकिंग वाले टेक्निक को चोरी किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन टेक्निक का शो ऑफ करने से हमें तुमसे डर लगेगा। जिस पर किंग यान उनके अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा कि अरे मैंने तो अभी तक अपनी स्पेशल टेक्निक्स का यूज भी नहीं किया,
लेकिन आप लोग तो पहले ही इम्प्रेस हो गए। और अब वो 7 स्टार फिश टेक्निक का यूज करते हुए उस मास्टर को रॉकेट जैसा उड़ा देता है। ग्रैंड एल्डर तो हैरान होकर कह रहा था कि इस बंदे की कॉम्बैट स्किल तो परफेक्शन की पिनाकल पर पहुंच चुकी, इसलिए अब हम चारों को मिलकर इस पर हमला करना होगा। इसलिए वो चारों एल्डर्स अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे किंग यान के पीछे लग गए। मगर किंग यान भी कुछ कम नहीं, उसने 4 एल्डर्स ने किए हुए हमलों को काफी अच्छे से काउंटर किया था। साथ ही साथ 100 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी से यहाँ से वहाँ मूव होने लगा। और अब यहाँ पर किंग यान ने अपने अजूर स्काई आर्टिफैक्ट को समन कर लिया। दरअसल ये अजूर स्काई उसकी तलवार की म्यान थी। भले ही किंग यान की तलवार मिसिंग है, लेकिन उसकी म्यान भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी थी। और अब वो अपनी अजूर स्काई से इन लोगों पर बहुत ही भयानक अटैक कर देता है, जिससे चारों भी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए। जिसके बाद वो ड्रिंक करते हुए उन 4 एल्डर्स को बताने लगा कि आपने स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने का बड़ा ही घटिया तरीका यूज किया था। भले ही ग्लैबेला मेथड का यूज करके आप स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन किसी के एक अटैक से ही आपकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दरअसल ऐसे पैंतरे तो बस आलसी लोग अपना सकते हैं। जो सुनकर ये ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, कमीने कही कि तूने हमारी चारों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय किया है, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस पर किंग यान कह रहा था कि आप इतने सालों से युन फैमिली को धोखा देते आ रहे, हमारी फैमिली के रिसोर्सेज का यूज आपने खुद के फायदे के लिए किया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से कल्टीवेशन की जर्नी की दोबारा से शुरुआत करें। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर एक बार फिर से उस पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन किंग यान ने उस पर एक मैनुअल से वार करते उसकी गर्दन ही चटका दी। जो सुनकर मोटो एल्डर कह रहा था, किंग यान इतना ज्यादा उड़ो मत, मेरे एक ही इशारे पर हमारे टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ आकर तुम्हारी चटनी बना देंगे। लेकिन तभी वहाँ की खिड़कियाँ तोड़ते हुए कई सारे डिसाइपल की लाशें उनके सामने पटकने लगी। दरअसल ये काम किया है एल्डर मेंग ने, और वो आते ही किंग यान का शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि आज उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो किंग यान से पूछता है कि इन 4 एल्डर्स की हालत ऐसी क्यों हो गई, जिस पर किंग यान कह रहा था कि इनको शराब थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसलिए नशे की वजह से इनसे उठा भी नहीं जा रहा। खैर अगर आपको भी इन पर हाथ साफ करना है तो कर लीजिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। जो सुनते साथ ही चारों एल्डर तुरंत ही वहाँ से दफा हो गए। और अब हमें मिस्टिक आयरन माइन का सीन दिखाया गया, जो कि युन फैमिली के इनकम का सोर्स है। किंग यान कह रहा था कि लिन फैमिली इस माइन को हासिल करना चाहती है, इसके पीछे जरूर से कोई सॉलिड वजह होगी। साथ ही किंग यान कह रहा था कि वैसे तो इस जगह पर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए, मगर यहाँ पर उसे काफी लो एनर्जी फील होने लगी। साथ ही साथ उसे वहाँ पर काफी जानी पहचानी स्मेल आ रही थी, और उतने में ही किंग यान पर अटैक होना शुरू हो गए। वो चीजें बुलेट जैसे उस पर हिट हो रही थी, तो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए किंग यान ने उस चीज को पकड़ लिया। दरअसल वो कोई आर्टिफैक्ट ना हो पर एक फल के बीज थे, और अब किंग यान को वहाँ पर 2 खतरनाक आंखें नजर आने लगी। किंग यान तो उसे देखते ही पहचान गया कि अरे ये तो वही प्रिमोर्डियल केओस बीस्ट है, जिसने बैरियर को ब्रेक करते हुए मेरा रास्ता रोका था। किंग यान उससे कहता है कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे पीछे युन फैमिली में पहुंच जाओगे। मेरे ख्याल से हम दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना तुम सामने आकर मुझसे प्यार से बात करो। और अब यहाँ पर किंग यान ने चुपके से अपना एक हिडन फॉर्मेशन भी सेटअप कर लिया, और उतने में ही किंग यान पर कई सारे आइस क्रिस्टल से हमले होने लगे, जिन्हें वो तेजी के साथ पीछे हटते हुए डॉच कर रहा था। उतने में ही उस केओस बीस्ट ने किंग यान पर अपने आइस लैंसेस की बारिश करना शुरू कर दी, जो कि किसी तलवार के जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। मगर किंग यान भी 100 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उसके करीब जाने लगा। यहाँ पर किंग यान ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस केओस बीस्ट पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिससे वो केओस बीस्ट बुरी तरह से घायल हो गया। मगर किंग यान ने देखा कि वो बीस्ट तो वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करके खुद की इंजरीज को हील कर रहा है। इनफैक्ट इस बीस्ट के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि वो किंग यान की भी पावर को एब्सॉर्ब कर सकता, इसलिए किंग यान ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर वो इस बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बीस्ट टियानियो सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। साथ ही उसने नोटिस किया कि उसकी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो रही। 4 एल्डर्स के साथ फाइट में उसने ढेर सारी पावर्स का यूज किया था। अब तो उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि अजूर स्काई की ट्रू पावर को अनलिश कर पाए, इसलिए किंग यान ने वहाँ पर ब्लड ब्रेकिंग स्लैश को एक्टिवेट कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ अपनी एनर्जी को बरसाते हुए उस बीस्ट को सप्रेस कर रहा था। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। किंग यान कहने लगा कि मेरे पास एम्परर
इसेंस का जो लास्ट ड्रॉप था उसका यूज करके ही मैंने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया है। अगर आज वो इसेंस मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं इस chaos बीस्ट के हाथों मारा जाता। खैर आगे चलकर फ्यूचर में मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी संभाल कर यूज करना होगा। अरे अब वहाँ का धुआं छटने के बाद हम उस chaos बीस्ट को देख पाते जो कि एक छोटी सी पपी में बदल चुका। किंग यान तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे तुम तो काफी ज्यादा सिकुड़ गए। इधर उस पपी ने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था वाकई मेरी किस्मत खराब है जो हर बार मेरा एक इमॉर्टल एम्परर से मुकाबला होता। तुम तो बुरे कर्मों के फलों जैसे मुझे मिलते ही जा रहे। इतने लंबे अरसे के बाद फाइनली मुझे ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर मिल चुकी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सारी बर्बाद हो गई। वहीं पर किंग यान उसे दबोचते हुए बता रहा था कि शायद लिन फैमिली तुम्हारी वजह से इस माइन पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ पर वो पपी उस पर गुस्सा होकर काफी ज्यादा झटपटा रहा था। तो किंग यान उससे कहता है कि जरा अपनी शक्ल देखो, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अब तुम नखरे दिखाने के काबिल बचे हो। और इतना कहते साथ ही उसने उस बीस्ट को उसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया। अपने इतने से छोटे फॉर्म को देखकर तो उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था। वो मरने का नाटक करते हुए चिल्लाने लगा कि क्लाउड एम्परर तूने मेरी जान ली है। जिस पर किंग यान कह रहा था मेरे ख्याल से हम दोनों आपस में टकराने का बस एक ही रीजन है, किस्मत चाहती है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल पेट बन जाओ। और अब किंग यान उसके माथे पर टच करके उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने ही वाला था, मगर उसकी बॉडी पर किंग यान का कोई स्पेल काम नहीं कर रहा था। तो वो उस chaos बीस्ट से कहने लगा कि तुम chaos से पैदा हुए हो, तुम्हारी ब्लड लाइन तो ड्रैगन क्लैन के मुकाबले भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें अपना स्पिरिचुअल पेट नहीं बना सकता। जो सुनते साथ ही वो बीस्ट जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था चल बे कुत्ते, मेरे सामने नील डाउन करके माफी मांग, शायद मैं तुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाऊं। मगर किंग यान ने तुरंत ही अपना दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर दिया, जो देखकर वो बीस्ट उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उससे गालियां देते हुए पूछ रहा था कि आखिर तू मेरे साथ करने क्या वाला है। जिस पर किंग यान कहता है शायद तुम भूल गए मैं क्लाउड एम्परर हूँ। हम किसी भी रेस को बिना उसकी मर्जी जाने उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। सच बताओ तो एक एम्परर होने के काफी सारे फायदे हैं। अब तो तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बनोगे, और पता है जब मैं मौत की कगार पर रहूंगा तब तुम्हें अपनी जिंदगी भी मेरे हवाले करनी होगी। जो सुनते साथ ही वो बीस्ट काफी ज्यादा पैनिक हो गया, मगर अब वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। इसलिए वो रोते हुए कहने लगा कि तुम मेरे जैसे खूबसूरत बीस्ट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मगर किंग यान कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो कहता है अरे तुमने तो खुश होना चाहिए कि तुम एक क्लाउड एम्परर के पेट बन गए। और अब किंग यान के फॉर्मेशन से निकलने वाली सारी एनर्जी उस बीस्ट के अंदर समाने लगी, जिससे तो वो बीस्ट काफी ज्यादा प्योर हो चुका था। किंग यान उसे बता रहा था कि देखो मेरी पावर ने तुम्हारी मियाज़मा को खत्म कर दिया, अब तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके। आज के बाद तुम्हारा नाम होगा किलिन, और तुम्हें अपने मास्टर की दिल से सेवा करनी होगी। और उतने में किलिन तुरंत ही जाकर किंग यान को अपना लाड दिखाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी पावर की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हें काफी अच्छे से सर्व करूंगा। जो सुनते साथ ही किंग यान भी उसका लाड करने लगा, जिसे उसे काफी ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एल्डरमैन किंग यान ने बताया और सारा मटेरियल लेके आए थे। तो किंग यान तुरंत एल्डरमैन का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहने लगा कि मैं लगभग 10 घंटों के लिए सेक्लूजन में जाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक आप और एल्डर डाशांग मिलकर मुझे प्रोटेक्ट करें। जिसके लिए एल्डरमैन भी तुरंत ही राजी हो गए थे। अब उनके वहाँ से जाते ही किंग यान ने उस संदूक को खोल दिया, जिसमें से कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ उसमें ढेर सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट भी शामिल थे। तो किंग यान तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पेट किलिन को एक एलिक्सर पिल खिला देता है। उससे कह रहा था चलो जल्दी से अपनी हेवनली क्योटिक फ्लेम्स को रेडी करो, हमें अभी के अभी रिफाइनिंग शुरू करनी है। इधर एल्डर दाशांग और एल्डर मिंग उसके कॉटेज के सामने पहरा दे रहे थे, और उसी वक्त 4 एल्डर्स ने भेजे हुए कई सारे असासिन्स वहाँ पर पहुँच गए। मिंग कहते सीनियर बताइए इस कचरे को साफ करने में हमें कितना वक्त लगेगा। जिस पर दाशांग कहते कि यहाँ उड़ने वाली पेटल्स जमीन पर पहुँचने से पहले ही हमें इन्हें मिटाना होगा। और अब एल्डर मिंग अपनी बेहतरीन तलवारबाजी का शो ऑफ करते हुए दुश्मनों पर स्लैशेस की बौछार करने लगे। इधर मास्टर दाशांग ने भी अपनी हेवनली स्क्रॉल की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते ग्राउंड पर मौजूद सारे असासिन्स तो मारे गए, लेकिन रूफ पर सवार आर्चर्स अभी भी जिंदा थे। तो उनके तीरों से बचने के लिए मास्टर दाशांग अपने हेवनली स्क्रॉल को एज ए शील्ड यूज करने लगे। और वहीं पर एल्डर मिंग ने एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ आया हर एक असासिन पेटल की जमीन को छूने से पहले ही खत्म हो चुका था। एल्डर दाशांग कहते हैं कि अरे वाह, कभी कभार शो ऑफ करना भी अच्छा लगता है। इधर किंग यान और किलिन मिलकर एक किंग हुआन फ्लैग को रिफाइन कर रहे थे। किलिन की बैटरी तो पूरी तरह से लो हो गई थी, मगर अभी तक वो फ्लैग रिफाइन नहीं हो पाया। इसलिए किंग यान कॉइलिंग ड्रैगन स्वॉर्ड रूइंस को एक्टिवेट कर देता है,
जिसकी पावरफुल एनर्जी सीधे आसमान को छूती हुई वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर गई। उस फॉर्मेशन को देखकर तो ये दोनों एल्डर्स हैरान थे। उन्हें पता चल चुका कि किंग यान अल्केमी के साथ साथ फॉर्मेशंस का भी मास्टर है। अब उस फॉर्मेशन ने उस पूरे इलाके में मौजूद स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे किंग यान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। वही दूसरी तरफ लिन बाइहुआ ने भी किंग यान का मुकाबला करने के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी आइस पावर अब पहले से भी ज्यादा भयानक बन गई। इनफैक्ट उसने तो अपने एक ही स्लैश में पूरे झरने को ही फ्रीज कर दिया था। वो कहने लगा, किंग यान मैं तुझे खत्म करके मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर हमें सीधे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग यान की लात बाइहुआ के मुंह पर थी, जो देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। किंग यान कह रहा था, यार मुझे तो लगा था तुम उस यांगचिंग से थोड़े से ज्यादा पावरफुल होंगे, मगर तुम भी उसी के जैसे लूजर निकले। बेचारे 4 एल्डर्स तो डर के मारे काफी ज्यादा सहम गए थे। ग्रैंड एल्डर अपने साथियों से पूछने लगा कि जरा बताओ कि किंग यान ने अभी तक कितनी मूव्स का यूज किया था, जिस पर मोटो एल्डर कहते हैं कि वो तो काफी ज्यादा तेज था, मेरे ख्याल से उसने 10 मूव यूज की होंगी। और अब हमें इन दोनों के बैटल का फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ पर किंग यान ने बाइहुआ के हर एक आइस अटैक को काउंटर किया था और फिर अपने घमासान पंचेस के साथ उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। 5-6 पंचेस के बाद उसने बाइहुआ के मुंह पर एक लात मार के उसे जमीन पर पटक दिया था। और अब यही से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। 4 एल्डर्स कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि इस बंदे ने उस दिन हमें जिंदा छोड़ दिया। शायद उस दिन इसका मूड अच्छा था, लेकिन आज ये काफी ज्यादा गुस्से में है। वहीं पर किंग यान बाइहुआ की सोड को चेक करते हुए कहने लगा कि तुम लूजर तो हो, मगर वेपन्स काफी अच्छे यूज करते हो। तभी बाइहुआ कहने लगा, किंग यान अभी भी वक्त है, भाड़ में चला जा, तेरी जान बच सकती है। तो किंग यान कहने लगा, हाँ तेरे पास भी वक्त है, मेरे भाई से माफी मांग और तू भी जिंदा बच जाएगा। और अब उसकी सोड को उसी के सामने धसाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लोग कभी दिल से माफी नहीं मांग सकते। अगर तुमने मेरे भाई जुआन के सामने अपना सिर झुका भी दिया तो भी तुम वो इसलिए करोगे ताकि अपनी जान बचा सको। इधर लिन फैमिली के लोग तो अपने यंग मास्टर को पीटता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। किंग यान कह रहा था, ये तो अच्छा हुआ तुम अपने चमचों को साथ लेके आए हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कोई तो कंधा देने के लिए होना ही चाहिए। और उतने में ही अचानक से बाइहुआ जोर जोर से हंसते हुए अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। हालांकि किंग यान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। वो कहने लगा कि जब मैंने तुम पर चौथा पंच हिट किया था उसी वक्त तुम समझ गए कि तुम ये मुकाबला हारने वाले हो और इसीलिए तुमने वांगजी जैसी सस्ती ब्लड पिल कंज्यूम कर ली। यही वजह थी कि मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ गप्पे लड़ा रहा था ताकि तुम्हारी पिल असर दिखाना शुरू करे। यहाँ पर बाइहुआ की बॉडी से बहुत ही भयानक थंडर रिलीज होने लगा, साथ ही उसका फॉर्म बदल चुका है। जो देख किंग यान कह रहा था, ये हुई ना बात, अब इस फाइट में मजा आएगा। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।